अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकल अनीमिया के बारे में। पैथो मतलब कि कोई डिजीज, कोई रीजन है, कॉज है। अनीमिया और अनीमिया कहते हैं कि जिसमें रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो, हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी, उसे अनीमिया कहते हैं। मतलब कि अनीमिया लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी। वो जो फिजियोलॉजिकल अनीमिया हो रहा था वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन की वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर बॉडी के नॉर्मल फंक्शन से हटकर कोई रीजन है, कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज है, कॉज है, उसकी वजह से अगर अनीमिया हो रहा है तो उसे हम पैथोलॉजिकल अनीमिया कहते हैं। देखेंगे आज की वीडियो में कि पैथोलॉजिकल अनीमिया क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होता है। अनीमिया इज रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल और लो कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अनीमिया रिडक्शन रेड ब्लड सेल का कम होना या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का कम होना क्या कहलाता है, अनीमिया कहलाता है। क्लासिफिकेशन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अनीमिया को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। सीवियरिटी के बेस पर अनीमिया को कैटेगराइज किया गया क्योंकि इसी सीवियरिटी के बेस के अकॉर्डिंग हम अनीमिया को ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल अगर 10 टू 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर है तो ये माइल्ड अनीमिया में आता है। अगर आपके पास एचबी लेवल दिया गया हो रिपोर्ट में कि 10 टू 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर है तो वो माइल्ड अनीमिया आता है। जो फिजियोलॉजिकल अनीमिया है उसमें आपको ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, आप वही फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट मदर के कंटिन्यू रखवाते हैं। देन आता है नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें 7 टू 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर। 7 टू 9.9 पर ग्राम डेसीलीटर आता है मॉडरेट अनीमिया में। मीन्स के पेशेंट को मॉडरेट अनीमिया है, इसमें फिर आपको मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह अगर लेस देन 7 आ रहा है किसी का एचबी तो वो फिर आता है सीवियर अनीमिया में। सीवियर अनीमिया की फिर मैनेजमेंट अलग होती है, वो हम मैनेजमेंट के जो है उसमें देखेंगे कि हम कैसे मैनेज करते हैं। टाइप्स ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी। अनीमिया अगर पैथोलॉजिकल हो रहा है तो उसमें भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं अनीमिया के। कौन कौन सा अनीमिया हो सकता है? अनीमिया फिजियोलॉजिकल, एक तो फिजियोलॉजिकल अनीमिया है ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन क्या होता है? हीमोडाइल्यूशन में हमारे पास ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है 70% और जो आरबीसी काउंट है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 30% तक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, ब्लड जो होता है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो उस वाटर की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से एचबी लेवल कम हो जाता है, तो इसे हम हीमोडाइल्यूशन कहते हैं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। सेकेंड है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। मोस्ट कॉमन ज्यादातर जो अनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। मीन्स के बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंट हो जाता है। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, ये सारी चीजें ब्लड की नीड होती हैं, ये सब मिलके ही ब्लड बना रही होती है। तो ब्लड में जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी हम फिर उसे उसी चीज की डेफिशिएंसी अनीमिया का नाम दे देते हैं। अगर ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। ब्लड में अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। ब्लड में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो वो बी 12 डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें सीबीसी की रिपोर्ट में पता चलता है कि अनीमिया तो है पेशेंट को, लेकिन कौन सा अनीमिया है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया है, या विटामिन बी 12 अनीमिया है, हीमोलिटिक अनीमिया है, या अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज और इन्फेक्शन की वजह से अनीमिया है। हीमोलिटिक अनीमिया क्या होता है? हीमोलिटिक अनीमिया जिसमें आपको पेशेंट को कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से बॉडी से ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड लॉस होने की वजह से जो बॉडी में ब्लड की कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, उसे हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इसी तरह अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज और इन्फेक्शन। मीन्स के पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है या कोई क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज की एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को किडनी डिजीज है, तो किडनी डिजीज की वजह से या बोन मेरो का कैंसर है, बोन मेरो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, इसकी वजह से
फिर बॉडी में अनीमिया हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर हम एग्जांपल देखें किडनी डिजीज में, तो किडनी डिजीज अगर होगी किसी पेशेंट को तो उसमें अनीमिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि ब्लड सेल्स बनते हैं वो बोन मेरो में बनते हैं, लेकिन उन ब्लड सेल की प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है? वो एक हार्मोन होता है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है? इरेथ्रोपोइटिन किडनी सिक्रीट करती हैं। वो किडनीज एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती हैं, वो जाकर बोन मेरो में सिग्नल देते हैं, स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर फिर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो जब किडनी डैमेज होगी तो किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर सकेगी, एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज नहीं करेगी, तो फिर ब्लड की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी और पेशेंट को अनीमिया हो सकता है। इसी तरह इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आरबीसीज जो है इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जैसे कि मलेरिया फीवर हो गया, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। इस तरह से आपके पास मलेरिया फीवर में आरबीसीज काउंट कम हो जाते हैं। तो ये टाइप्स हैं आपके पास अनीमिया की। कॉजेज हम देखते हैं कि अनीमिया होता क्यों है, जो पैथोलॉजिकल अनीमिया वो क्यों होता है। इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि मदर की बॉडी से भी बच्चे को आयरन मिल रहा होता है, मदर की अपनी बॉडी को भी मिल रहा होता है और बच्चे को भी मिल रहा होता है, इसीलिए मदर की बॉडी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। अगर मदर आयरन इंटेक अच्छा नहीं लेगी तो उसकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। पुअर डाइटरी इंटेक, डाइट अच्छी नहीं है, मदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रही तो भी अनेमिक होगी। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हीमोडाइल्यूशन, एक रीजन तो यही है कि ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होता है और फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है। रिपीटेड प्रेगनेंसीज विद शॉर्ट स्पेसिंग, एक मदर बार बार उसकी प्रेगनेंसी हो रही है और दो प्रेगनेंसी के बीच में वो गैप नहीं रख रही, एक डिलीवरी होती है नेक्स्ट फिर जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, तो ऐसी रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से भी बॉडी में अनीमिया हो जाता है मदर को। क्यों अनीमिया होता है? क्योंकि डिलीवरी के बाद भी मदर को 6 to 12 मंथ लगते हैं हील होने के लिए, रिकवर होने के लिए। तो मदर की अपनी बॉडी पहले ही न्यूट्रिशनल डिमांड से रिकवर नहीं हुई होती और नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसमें मदर को अनीमिया हो जाता है। हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन कहते हैं जो वॉर्म्स की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे इन्फेस्टेशन कहते हैं। हुकवॉर्म, अगर किसी को हिस्ट्री है कि उसे वॉर्म्स हैं, इंटेस्टिनल वॉर्म्स हैं, तो उसमें भी अनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डाइट वो पेशेंट इंटेक करती है वो डाइट वॉर्म्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में नहीं जाने देते, तो इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। मलेरिया और क्रोनिक इन्फेक्शन, मलेरिया की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आरबीसी काउंट कम हो जाते हैं। एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर किसी की इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसमें अगर ब्लड ज्यादा लॉस हो गया तो भी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी और अनीमिक हो जाएगा पेशेंट। ये थे कॉजेज अनीमिया के, अनीमिया होता क्यों है। अभी हम साइन सिम्टम्स को देखेंगे कि क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं पेशेंट में जिन्हें अनीमिया हो। पेलर स्किन एंड कंजक्टाइवा, आप जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, पेशेंट का कंजक्टाइवा भी पेल होता है। नॉर्मली जो होता है वो पिंक होना चाहिए, लेकिन एनेमिक पेशेंट का कंजक्टाइवा भी पेल होता है। आप स्किन देखेंगे तो स्किन भी पेल होती है, नेल्स पेल होते हैं। तो ये इंडिकेट करता है लो एचपी लेवल को, अनेमिया को इंडिकेट करता है। फटीग एंड वीकनेस, पेशेंट हिस्ट्री देगी कि उससे बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी महसूस होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसओबीज, पेशेंट आपको हिस्ट्री देगी कि वो थोड़ा सा चलती है, काम करती है तो उसे सांस फूलने लग जाती है, इसे हम कहते हैं एसओबीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन क्या होता है? पेल्पिटेशन वो कंडीशन होती है जिसमें आप थोड़ा सा चलें तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट होती है कि आप उसे फील करते हैं और वो आपको खुद से वो सुनाई भी दे रही होती है, ऐसी कंडीशन को पेल्पिटेशन कहते हैं। और डिजीनेस, पेशेंट ये सारी हिस्ट्री पेशेंट आपको बताएगी कि उसे डिजीनेस होती है, चक्कर आती है, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है, सर में दर्द रहता है और एडीमा। आपको अगर सीवियर एनीमिया होगा तो सीवियर एनीमिया में आपको मदर की बॉडी पर एडीमा भी देखने को मिलेगा। ये साइन सिम्टम्स हैं अनीमिया के। डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं अनीमिया को? नॉर्मली तो सीबीसी की आप रिपोर्ट करवाएंगे तो सीबीसी में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि
अनीमिया है या नहीं है, अगर है भी तो किस टाइप का है, ये भी आपको सीबीसी की रिपोर्ट में पता चल जाता है। सीबीसी में आपको ये पता चल जाता है कि एचबी लेवल कम है, आरबीसीज की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, बी12 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो रहा है, किस कोई हुक वर्म की वजह से हो रहा है, वर्म्स इन्फेस्टेशन की वजह से अनीमिया हो रहा है। ये सारी डिटेल आपको सीबीसी की रिपोर्ट में मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम पेशेंट की कंडीशन और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ इंडिकेशन हो रही हो तो फिर हम फर्दर जो है और भी डायग्नोसिस करवाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, एचपी लेवल हम सीबीसी से देखते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ये इसमें क्या होता है कि ब्लड की मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है कि ब्लड का स्ट्रक्चर, साइज, शेप जो है वो नॉर्मल है या उसमें तो कोई मसला नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि आरबीसीज का साइज बढ़ जाता है, जिसमें मेगेली हिपेटो आरबीसीज का साइज बढ़ जाता है और मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, या फिर वो सिकल सेल अनीमिया हो जाता है कि आरबीसीज की शेप सिकल टाइप हो जाती है। तो फिर ये इस चीज को कंफर्म करने के लिए पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवाया जाता है। सीरम फेरेटिन भी करवा सकते हैं, जिसमें आप आयरन डेफिशिएंसी को देखते हैं कि फेरेटिन क्या होता है। फेरेटिन वो प्रोटीन होती है जो आयरन को स्टोर करवाता है। अगर फेरेटिन की डेफिशिएंसी होगी तो आयरन बॉडी में स्टोर नहीं होगा, इसलिए हम फेरेटिन, सीरम फेरेटिन का भी टेस्ट करवाते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, अगर आपको वर्म्स का कोई सस्पेक्शन है तो फिर आप स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं वर्म्स की कंफर्मेशन के लिए, और पूरी डिटेल आपको सीबीसी में मिल जाती है अनीमिया से रिलेटेड। इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, अगर एक पेशेंट अनेमिक है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका अनीमिया का प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम मदर की बात करें, मदर पर क्या इफेक्ट होगा, तो फटीग एंड रिड्यूस वर्क, मदर को बहुत ज़्यादा थकावट होगी और रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा काम करेगी वो थक जाएगी। तो ये एक इफेक्ट आया। दूसरा इफेक्ट क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मदर में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अनीमिया की वजह से मदर की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, वीक होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री एक्लेम्पशिया, पोस्टमार्टम हेमरेज और हार्ट फेलियर सीवियर अनीमिया में हो सकता है। बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है अनीमिया का, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, आईयूजीआर हो सकता है बच्चा। क्यों, क्योंकि मदर की बॉडी से ही बच्चे ने भी आयरन को लेना है, बच्चे की डिमांड है। अगर बच्चे को मदर की बॉडी को ही नहीं प्रॉपर मिल रहा तो बच्चे को भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा और आईयूजीआर में जाएगा। प्री टर्म बर्थ स्टार्ट हो सकता है, मदर को लो बर्थ वेट, ऐसे बच्चे अगर डिलीवर भी हो जाएं तो वो लो बर्थ वेट के साथ डिलीवर होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिली। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। क्यों हो सकता है, एचपी अगर मदर का कम है, अनेमिक है मदर, तो रेड ब्लड सेल से ही ऑक्सीजन मिलनी है, रेड ब्लड सेल काउंट ही कम है तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी और फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टेलिटी, स्टिल बर्थ, ये इसका मतलब है कि स्टिल बर्थ के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेरीनेटल डिलीवरी के टाइम पे डेथ रेट बच्चे का ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, डेथ की जो सस्पेक्शन है वो बढ़ जाती है। ये थे अफेक्ट प्रेगनेंसी पर, और अब हम मैनेजमेंट को देखेंगे कि हम अनीमिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर माइल्ड अनीमिया है तो ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड, ओरल आयरन जो टेबलेट प्रेगनेंसी में चल रही होती है और फॉलिक एसिड वही कंटिन्यू रखेंगे। डाइट के बारे में हम काउंसलिंग करेंगे मदर को कि आयरन रिच डाइट ले, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, डेट्स, इनमें आयरन होता है, तो ये वाली डाइट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अगर मॉडरेट अनीमिया है तो फिर ओरल और इंजेक्टेबल आयरन हम देते हैं, ओरल टेबलेट मेडिसिन में देते हैं, सिरप में आता है, इंजेक्टेबल हम आयरन मॉडरेट अनीमिया में देते हैं। डीवर्मिंग आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। सीवियर अनीमिया, अगर सीवियर अनीमिया है तो फिर पेरेंट्रल आयरन थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ एचबी लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर विद सिम्टम्स। इसका मतलब है कि पेरेंट्रल इंजेक्टेबल की बात हो रही है। हम सीवियर एनीमिया में अगर पेशेंट का एचबी लेवल लेस देन 7 है और पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसे एसओबीज हो रही है, पेल्पिटेशन हो रही है, फटीग, वीकनेस, देन फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर पेशेंट का जो एचपी है वो लेस देन 7 है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, मीन्स के पेशेंट की डेली एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, फिर हम उसे इंजेक्टेबल आयरन से ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं।
Attend MCH center regularly. Anemic mother MCH center maternal एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में रेगुलरली क्लिनिक विजिट करती रहेगी, अपने एंटीनेटल विजिट शेड्यूल प्रॉपर लेगी। एक वेल बैलेंस डाइट, आपने काउंसलिंग करनी है मदर की कि वो वेल बैलेंस डाइट ले, वो डाइट जिसमें मदर को आयरन, फोलिक एसिड, B12 ये सारी चीजें मिले, वेजिटेबल, सीरियल्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इन सब का आप काउंसलिंग करेंगे कि मदर अपनी डाइट अच्छी करें। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ अगर हम जाएं, अगर ओरल हमने मेडिसिन देनी है, ओरल में हम सिरप भी दे सकते हैं और आयरन टेबलेट भी आती है, सिरप की फॉर्म में भी आता है और आयरन टेबलेट सेंगोबियान, फीफोलेट इस तरह से आती है। आपने मदर को समझाना है किस तरह से टेबलेट लेनी है। शुड टेक वाटर और ऑरेंज जूस और विटामिन सी टेबलेट। जो आयरन की टेबलेट्स होती हैं उन्हें दूध के साथ नहीं लेना, या तो वो पानी के साथ लें या फिर ऑरेंज जूस या विटामिन सी टेबलेट के साथ लें। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो विटामिन सी होता है वो बेस्ट आयरन एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो आयरन मदर इनटेक करेगी विटामिन सी उस आयरन को बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करवाएगा। तो ये मिल्क के साथ नहीं लेना, या तो वो पानी के साथ ले सकती हैं या विटामिन सी के साथ इनटेक करें। इंजेक्टेबल की देने की क्या टेक्निक है? इंजेक्टेबल अगर आप दे रहे हैं, किस कंडीशन में दे रहे हैं? या तो आप मॉडरेट की कंडीशन में दे रहे हैं या अनेमिया सीवियर है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, तो इन दोनों कंडीशन में आप फिर इंजेक्टेबल देते हैं। किस तरीके से देते हैं? तो इंजेक्टेबल में आपके पास फेरस सल्फेट के इंजेक्शन आते हैं, उसमें आपके पास वीनोफर, मोनोफर के नाम से इंजेक्शन आते हैं। जो एक इंजेक्शन होता है, एक एम्पूल होता है, वो 100 mg का होता है और आपने मदर को 200 mg की एक डोज देनी होती है। अब ये कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमने किस एचबी पर कितनी डोजेज एक पेशेंट को देनी है, मदर को कितनी डोजेज देनी है? तो इसके लिए सिंपल आपके पास एक छोटी सी कैलकुलेशन है। टोटल जो एचबी परसेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 12 तक होना चाहिए। टोटल आपका एचबी परसेंट क्या है? 12। अगर आपके पास रिपोर्ट में मदर का जितना भी एचबी परसेंट है आप उसको 12 से माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मदर का जो एचबी परसेंट आया है वो 9 आया है, तो आप 12 में से 9 को माइनस करेंगे, पीछे कितना रह गया आपके पास? 12 में से आपने 9 माइनस किया तो 3 रह गया। इट मीन्स के मदर को 3 डोजेस जो है आप आयरन की लगाएंगे इंजेक्टेबल में। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, इससे आप इजीली आप ये असेस कर सकते हैं कि मदर को एचबी परसेंट के अकॉर्डिंग कितनी आयरन की डोजेस लगानी चाहिए। तो 1 डोज आप जो लगाएंगे वो 200 mg की होगी। एक जो एम्प्यूल होता है वो 100 mg का होता है, तो फिर आप 2 एम्प्यूल्स एक डोज में लगाते हैं और ये आप लगाते हैं नॉर्मल सेलाइन में डालकर, बिल्कुल स्लो लगाते हैं, लेकिन पहले आप टेस्ट डोज देते हैं। टेस्ट डोज देने के बाद आप फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर मदर की बॉडी इसको बेयर कर रही है तो फिर आप इसे कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं कर रही तो फिर आप इसे स्किप करेंगे, नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि पेशेंट एचबी 9 ग्राम है, तो आपने 12 में से टोटल में से 9 को माइनस किया, आपके पास 3 आया, मींस के 3 डोजेस रिक्वायर्ड टू दी पेशेंट। इस पेशेंट को 3 डोजेस रिक्वायर्ड है, आप 3 डोजेस रिपीट करवा सकते हैं। कितने टाइम बाद रिपीट करवाना है ये डिपेंड करता है कि कितने वीक्स चल रहे हैं प्रेगनेंसी के। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है देन आप वीकली लगा सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट का ट्राइमेस्टर चल रहा है तो फिर आप अल्टरनेट डे पर लगाएंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। नंबर थर्ड पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करना है? इफ पेशेंट एचबी इज बिलो 7% एंड पेशेंट इज सिम्टोमेटिक देन एडवाइस फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वही बात कि पेशेंट का एचबी सीवियरिटी पर है, 7 से कम है, लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिक है, जो हमने सिम्टम्स पढ़े पेशेंट को वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, पल्पिटेशन हो रहे हैं, एसओबीज हो रही है, वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाता है। लेकिन अगर इस 7 HP पर भी पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, पेशेंट की डेली लाइफ पर कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा, देन फिर आप पेरेंट्रल रख सकते हैं। और पेरेंट्रल रखने का रीजन के पेशेंट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी डिलीवरी तक का टाइम है देन आप पेरेंट्रल रखेंगे, अगर लास्ट का ट्राइमेस्टर है देन आप फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। और किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना है? जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जो उसका यूनिट होता है वो पीसीवी होता है, पैक सेल वॉल्यूम। जो आपके पास जिस तरह से जिस पैक में ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाता है उसे पीसीवी कहते हैं। ग्रुप स्पेसिफिक बी पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव मीन्स के ग्रुप स्पेसिफिक ही आपने ब्लड लगाना है। अगर एक मदर बी पॉजिटिव है तो उसे आप बी पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप लगाएंगे,
ए पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाएंगे। अगर ए भी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव ही आएगा, तो आपने ग्रुप स्पेसिफिक ही लगाना है। ये था फिजियोलॉजिकल अनीमिया। हमने पैथोलॉजिकल अनीमिया लास्ट की वीडियो में हमने फिजियोलॉजिकल अनीमिया को डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हमने पैथोलॉजिकल अनीमिया को डिस्कस किया है। अब ये देखिए, हम यहाँ पर डिफरेंसेस देखते हैं कि पैथोलॉजिकल अनीमिया और फिजियोलॉजिकल अनीमिया में क्या डिफरेंस है। फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है किस वजह से? ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन की वजह से। हीमोडाइल्यूशन मतलब कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से HB% कम हो जाता है, तो ये नॉर्मल है, हीमोडाइल्यूशन की वजह से हो रहा है। और पैथोलॉजिकल अनीमिया किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू आयरन एंड फोलेट डिफिशिएंसी, या तो आयरन डिफिशिएंसी या फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से पैथोलॉजिकल अनीमिया हो रहा है। फिजियोलॉजिकल अनीमिया में ना आयरन डिफिशिएंसी है ना फोलिक एसिड, वहां पर जस्ट ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और सेकंड, अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें माइल्ड होता है और एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहता है। ये माइल्ड अनीमिया होता है, माइल्ड की कैटेगरी में रहता है, और पेशेंट एसिम्टोमेटिक होती है, पेशेंट पे कोई सिम्टम नहीं आते। और अगर पैथोलॉजिकल अनीमिया को देखें तो ये मॉडरेट या सीवियर में कैटेगरी में आता है, और इसमें पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है कि नॉर्मल आरबीसी मॉर्फोलॉजी मींस के फिजियोलॉजिकल अनीमिया में आरबीसी का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, आरबीसी पर कोई इफेक्ट नहीं आता, जबकि पैथोलॉजिकल अनीमिया में जो आरबीसीज होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, आरबीसीज पर अफेक्ट आता है। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, तो आरबीसीज की जो स्ट्रक्चर है उस पर अफेक्ट आता है पैथोलॉजिकल अनीमिया में। लास्ट डिफरेंस क्या है कि नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। जो फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है उसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, बट जो पैथोलॉजिकल अनीमिया होता है इसमें फिर ट्रीटमेंट की नीड होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है लाजमी, किसी टाइप से भी किसी एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिफरेंस बता दें पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनीमिया में। पैथोलॉजिकल एनीमिया के कॉजेज क्या होते हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर आपसे फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस पर नोट लिखें। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोनों टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।